चलिए, शुरुआत है हम लोग का रसायन विज्ञान के सीरीज में। दूसरा क्लास आज है आंशिक आसवन विधि था, जो शुद्ध करने का विधि हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखिए, मिश्रित द्रव को माने वैसे मिश्रित द्रव को अलग करते हैं जिसका क्वथनांक में अंतर बहुत कम होगा। माने दो गो पानी मिलाए हैं लेकिन दोनों के क्वथनांक में बहुत कम अंतर हो, तो शुद्ध करने का विधि क्या होगा? आंशिक आसवन। खनिज तेल कहिए चाहे कच्चा तेल कहिए, इसमें से शुद्ध डीजल या पेट्रोल, मिट्टी का तेल, इस सब को अगर अलग करना है तो कौन विधि से? आंशिक आसवन विधि से करते हैं। क्लियर है पॉइंट? मतलब कि खनिज तेल से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, किरोसिन तेल अगर अलग करना है तो कौन विधि से अलग करेंगे? आंशिक आसवन से करेंगे। एक पॉइंट क्लियर हो गया। आगे आ जाइए, भाप आसवन आ जाइए डायरेक्ट। बहुत हिट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि शराब का शुद्धिकरण भाप आसवन विधि से ऐसी कहता है। जो जल में घुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। पानी में घुल जाएगा लेकिन भाप के साथ उड़ जाएगा, उन पदार्थ का शुद्धिकरण किया जाता है। जैसे एसीटोन का शुद्धिकरण करने का विधि क्या होगा? भाप आसवन। मेथिल एल्कोहल जो जहरीला शराब है, शुद्ध करने का विधि क्या होगा? भाप आसवन। क्लियर है पॉइंट? उदाहरण, प्रोसेस। आगे आ जाइए, क्या कह रहा है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। आखिर पदार्थ का अवस्था कैसे परिवर्तन? जैसा कि आप जानते हैं, कोई ठोस है, द्रव है, गैस है। ठोस को गर्म करके द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को गर्म करके वाष्प में गैस में बदल सकते हैं। अब देखिए, गैस को ठंडा करके द्रव में बदल सकते हैं और द्रव को और ठंडा करके ठोस में बदल सकते हैं। कुछ ऐसा भी पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ होगा वो, और गैस से सीधे ठोस में आ जाता है, तो इसको डिपोजिशन कहते हैं। तो वही कह रहा है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। देखिए, द्रवनांक माने गलना, पिघलना। बर्फ ठोस है, जिस टेम्परेचर पर गलने लगे वही क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा, द्रवनांक कहलाएगा, पिघलनांक कहलाएगा ना। आइए, गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो वही नियत ताप पर होता है, और वह नियत ताप वस्तु का द्रवनांक कहलाता है। माने सीधा सीधा कहिए ना, कि गर्म करने पर ठोस अगर द्रव में परिवर्तित होता है जो एक नियत ताप पर होता है, यहाँ से एक नियत ताप पर होता है। ऐसा नहीं है कि अभी पिघल रहा है बर्फ 0 डिग्री पर, अब 2 दिन बाद पिघलेगा 50 डिग्री पर, ऐसा बात। एक निश्चित ताप पर सब, जैसे लोहा का पिघलने का एक नियत ताप होगा, एल्युमिनियम का पिघलने का एक निश्चित ताप होगा। तो जिस निश्चित ताप पर ठोस पिघलता है उसी ताप को क्या कहते हैं? अगर 200 डिग्री सेल्सियस पर एल्युमिनियम पिघल रहा है तो एल्युमिनियम का द्रवनांक कितना होगा? अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघल रहा है तो बर्फ का द्रवनांक कितना होगा? 0 डिग्री। क्लियर है? तो वही कहता है कि गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो एक नियत ताप पर ऐसे द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, और वही नियत ताप वस्तु का क्या कहलाता? द्रवनांक कहलाता। पॉइंट क्लियर है? स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। आगे आ जाइए, हिमांक। हिमांक माने जमना कहिए। पानी है,
गर्म ठंडा इसको और करने लगेंगे तो जानते हैं आप कि पानी है, ठंडा करेंगे तो क्या होगा, बर्फ जम जाएगा। तो पानी है, ठंडा करेंगे तो ठोस बन जाएगा। तो वही कह रहा है, जिस विशेष ताप माने दाब पर और ताप पर कोई द्रव अगर जमता है वही क्या कहलाता, माने जिस निश्चित ताप पर, टेम्परेचर पर कोई पदार्थ जमना शुरू करता है वही क्या कहलाता, जमांग कहलाता, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता, हिमांक कहलाता। यही ना, पॉइंट क्लियर है, कोई किंतु परंतु नहीं ना। चलिए, सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि पदार्थ का द्रवनांक और हिमांक दोनों बराबर होता है। हिमांक को भी एग्जैक्ट टेम्परेचर उतना ही होगा जितना कि द्रवनांक है। जैसे बर्फ का द्रवनांक और हिमांक दोनों कितना है, जैसे पहले से 10 डिग्री टेम्परेचर था, 9, 8, 7 ऐसे आते आते 0 आया तो पनिया क्या हो गया, जमना शुरू कर दिया। तो हिमांक कितना हो गया, 0 डिग्री। अब -5 डिग्री था तो -4, -2, -3, -1, -0 पर आया जैसे ही, तो 0 पर फिर क्या हो गया, बर्फ पिघलना शुरू कर दिया। माइनस में पहले से -10 था, -9, 8, 7 करते करते 0 पर आया तो पिघलना शुरू कर दिया, तो द्रवनांक भी 0 डिग्री हो गया। और 10 से 0 पर आया तो जमना भी शुरू कर दिया, तो जमांक भी 0 डिग्री हो गया। तो प्राय पदार्थों में द्रवनांक माने कि गलनांक और हिमांक माने जमांक दोनों बराबर होता है। क्लियर है पॉइंट। अशुद्धि अगर मिलाएंगे तो पदार्थ का हिमांक और द्रवनांक दोनों क्या होता, घट जाता है। बर्फ जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, अशुद्धि मिला दिए, ओकरा में नमक मिला दिए, -22 पर जाके जमेगा। तो अशुद्धि मिला देंगे तो कह रहा कि अशुद्धि मिलाने पर हिमांक और द्रवनांक दोनों क्या होता, घटता है। तो जम रहा था 0 पर, नमक मिला दिया अशुद्धि के रूप में तो जमेगा माइनस पर। तो इसका मतलब पिघलना जब शुरू होगा वो 0 पर आते आते 2-4 घंटा लग जाएगा। आइसक्रीम वगैरह बेचने वाले लोग आइसक्रीम का हल्का चाट के देखिएगा तो नमकीन लगता है, इसका मतलब नमक मिलाया होगा तबे ना। तो घट जाता है, यानी कि माइनस में जाकर टेम्परेचर पर जमता है, और जब 0 पर आता है तब तक लोग बेच के आइसक्रीम आ जाता है, पिघले का मौका न मिलता है समझ में। तो अशुद्धि मिलाने से द्रवनांक और हिमांक क्या होता, घटता है। माने समझ में आया, 0 से घट के यानी माइनस में चल जाता। ऐसे सामान्यतः 0 है लेकिन माइनस में चला जाता। पॉइंट क्लियर है। अब देखिए द्रवनांक पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। इसे द्रवनांक माने क्या है, समझ में आता है आपको, गलना पिघलना, वही ना द्रवनांक है। उन पदार्थों का द्रवनांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर बढ़ता है। ये क्या है सर, 2 गो बढ़ता बढ़ता कर दिया। इतना बोतल में, पूरा बोतल है, यहां तक बर्फ पानी भरा हुआ था, ठीक है, पानी भरल था, जम गया, आयतन ऊपर हो गया कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। पहले यहीं तक पानी भरल था, जम गया तो ऊपर चल गया। स्प्राइट के बोतल में इतना ऊपर ढक्कन से यहां तक खाली छोड़ल जाता है ताकि ज्यादा ठंडा फ्रिज में कर दिए तो जम करके आयतन इतना दूर में बढ़ के सिमट जाए। कहता कि जाड़े के दिन में पाइपों फट जाता है, पानी भरल जा रहा है, जमेगा, आयतन बढ़ेगा, पाइप फट जाएगा। इतना खाली छोड़ता है स्प्राइट के बोतल में, क्यों छोड़ता है, क्या उसको ज्यादा पैसा लग जाता, छोड़ता कि जम गया, कोई पगला जैसा ठंडा करके छोड़ दिया एकदम, बर्बाद ना हो जाएगा जी, इसलिए इतना खाली छोड़ा जाता है। तो अगर गर्म करते हैं, देखिए यहां बर्फ पूरा यहां तक भरल है, गर्म करेंगे तो आयतन क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा। बर्फ पूरा भरल था, गर्म किए तो आयतन घट गया, लेकिन बर्फवा यहां तक था, गर्म किया आयतन घट गया। और पनिया यहां था, टेम्परेचर कम किए, जम गया तो आयतन बढ़ गया।
तो गर्म करे पर बर्फ के आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, यहां तक बर्फ था, गर्म की आयतन घट गया। तो गर्म करने पर जिस पदार्थ का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी घटेगा। क्लियर है? बर्फ का गर्म करेंगे आयतन घटेगा, दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक घटेगा। एक पॉइंट क्लियर। अब देखिए, यह बोतलिया में यहां तक घी भरल था, पूरा जमल है एकदम यहां तक। अब गर्म किए घी को, तो आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? डालडा कढ़ाई में भर दिए, पूरा एकदम जमल है, गर्म करेंगे, खोलेगा तो कढ़ाई से बाहर फेंकाने लगेगा। गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ेगा। जैसे घी, डालडा, मोम, गर्म करे पर आयतन बढ़ेगा, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ेगा। गर्म करने पर आयतन घटेगा, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी घटेगा। क्लियर हुआ? ना समझ में आया? देखिए, उन पदार्थ का द्रव्यनांक दाब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। कब? जिसका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। गर्म किए आयतन बढ़ गया, गर्म करेंगे तबे ना गलेगा, गलेगा तो आयतन बढ़ गया, तो दाब बढ़ाने पर गलनांक भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डालडा गर्म करेंगे यानी कि पिघलेगा, तो आयतन बढ़ेगा, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ेगा। क्लियर? जैसे मोम, तांबा गर्म करेंगे, आयतन बढ़ेगा, दाब बढ़ाएंगे, गलनांक भी बढ़ेगा। पिघलने पर आयतन बढ़ेगा। इतना बड़ा तांबा, इतना पूरा बोतल में तांबा भरल था, गर्म करेंगे तो तांबा पिघल के बाहर ही फेंक देगा। ठीक है? तांबा का इतना बड़ा गोल गेंदा है, गर्म कर दिए तो उतना बड़ा में नहीं अट पाएगा, उसके लिए ज़्यादा एरिया चाहिए। तो गर्म करे पर आयतन बढ़ेगा, माने पिघलने पर अगर आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ेगा। क्लियर? गर्म करे पर चाहे पिघले पर। उन पदार्थ का द्रव्यनांक दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है। गलेगा आयतन घटेगा, यानी गर्म करे पर आयतन घटेगा, चाहे गलेगा तो आयतन घटेगा, तो दाब बढ़ाने पर गलनांक भी घट जाएगा। जैसे बर्फ, ढलमा, लोहा। क्लियर? समझ में आ गया है? आगे गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन क्या होता है, से देखिए जरा, देखिए देखिए क्या कहना चाह रहा है। दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, तो ठीक है ना? तो आपके पास, हम मानते हैं कि आपके पास किताब है। देखिए, ढाला हुआ लोहा करा गलने तथा जमने पर आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो ढाला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मत, पीतल आदि गलने पर आयतन क्या होता है? सिकुड़ता है। माने सर खाली बर्फ से पहचान लिए, इतना बर्फ भरल था, गलेगा तो आयतन क्या हो गया? घट गया, माने सिकुड़ गया। तो वही है, ढलवा लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मत, पीतल, गलने पर आयतन क्या होता? सिकुड़ता। ध्यान रखिए, पीतल कहे, तांबा ना। तांबा कहेगा तो बढ़ेगा और पीतल कहेगा तो घटेगा, याद रखिएगा। गर्म करे पर आयतन क्या होता है? घटता है, माने सिकुड़ता है। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन माने तैरने लगता है। क्लियर हुआ? इस विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गला हुआ पानी में प्लवन तैरते रहता है। बर्फो है पानी से बनल, पानी है पानी है, तो बर्फवा क्यों तैरता है? क्योंकि जमल है तो आयतन ज्यादा है, उसका घनत्व तो कम है, घनत्व तो कम वाला तैरवे करता है। आगे आ जाइए। अगला कह रहा है, सांचा में सिर्फ उसी को ढाल सकते हैं, सांचा में केवल उसी को ढाल सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन बढ़ता है। सांचा में तबे ढालेंगे जब ठोस बनने पर आयतन बढ़ता है। आइसक्रीम देखो, ये गोल का आइसक्रीम, लम का आइसक्रीम, चरखुट्टा आइसक्रीम, बीच में चपल का आइसक्रीम रहता ना, वैरायटी, लाल का, हरियर का, पियर का सब रहता ना आइसक्रीम। तो सांचा में उसी को ढाल सकते हैं जो जमने पर आयतन बढ़ेगा। पानी जमेगा तो आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, बढ़ेगा। तो अरे भाई बढ़ेगा। तो ऐसे मान के चलिए, देखिए ऐसे ऐसे लोहा वाला, टीनवा वाला ऐसे ढक्कन है, मैंने ऐसे को बॉक्सा है, एकरे में डाल दिया आइसक्रीम का आइटम, लकड़ी लगा कर निकाल दिया, लो कुल्फी मार लो,
तो कुल्फिया जो बेचता है घंटिया बजा बजा के, यानी सांचा जैसा गोल ढला गया। तो गोल ढला गया क्यों? क्योंकि जमा तो आयतन बढ़ा। तो सांचा हम उसी को ढाल सकते हैं जो जमने पर आयतन बढ़ेगा। मान के गोलाकार सांचा ऐसे, और जमने पर आयतन घटता, एक में डलडा डाल दिए तो एक सांचवा का शेप ले पाएगा? अरे भाई सांचा का शेप ले पाएगा? इसे नुकीला इसे लंबा ले पाएगा? नहीं। पता चले इतना ही दूर लेके एक बंडा जैसे काट दिया कोई जैसे, सांचा का कर लेगा? मान के चले ईंटा बना रहे हैं, ओकरा पर सांचवा के जब तक नहीं शेप लेगा ईंटा वैलिड है? कहे कि अटल भाटा पर के, कि अमल भाटा पर के है, कि कनक पर के, कि चरक के है, यानी ढलाएगा तबे ना। तो जमने पर आयतन बढ़ेगा तबे उसको ढाल सकते हैं सांचा में। तो आयतन घटेगा तो सांचा में नहीं ढाल सकते हैं, पिघल के ओकरे में ममरा जाएगा। आइए, क्योंकि तभी वे सांचे का आकार पूरी तरह से प्राप्त कर सकता है। 1 रुपया लिखल छपा जाएगा एकदम। कब? जब आयतन बढ़ेगा तब। आयतन घटेगा तो 1 रुपया कै रुपया बनेगा पता है? आगे आ जाइए। अब मुद्रण धातु पैसवा वाला जो होता है, पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन बढ़ता है। टकसाल में ढलाता है सिक्का, जमने पर आयतन बढ़ता है तब ओकरा पर कबरा रहता है 5 रुपया, 2 रुपया, रखा 2 रुपया, 1 रुपया कबरल रहता है ना। तो ढाले है ना, तो उसका शेप आ गया, क्योंकि जमा तो आयतन बढ़ गया तो सबका शेप कबर गया। वही आयतन घटता तो 2 रुपया सांचा में डालते तो 1 रुपया हो जाता, छोटका हो जाता। 10 रुपया डालते तो 5 रुपया बन जाता। गड़बड़ा ना जाता जी। आइए आगे। चांदी या सोना का मुद्रा नहीं ढाल सकते हैं, कारण कि चांदी सोना का जब जमेगा ना तो आयतन घटता है, तो फिर कैसे ढलाएगा? तो क्या करे, ढाल के ओकरा पर मोहर मार देते हैं, स्टाम्प लगाकर बनाया जाता है। ये ढाला नहीं जाता चांदी और सोना का सिक्का। क्लियर? ऊपर से मोहर मारते हैं, मोहरवा का मेन कमाल है। मिश्र धातु का जो द्रवणांक होता है या गलनांक कहिए, उन्हें बनाने वाले पदार्थ के गलनांक से कम होता है। अशुद्धि मिलाने से गलनांक घटता है ना। तो जिसका मान के चलिए 5 गो पदार्थ मिला के एगो मिश्रण बना है, तो ओकर गलनांक, मिश्रण के गलनांक 5 के गलनांक से क्या होगा? कम होगा। अशुद्धि मिलाने से गलनांक घटता है, तो मिश्र धातु हो गया, मिला है मिश्र धातु, क्योंकि अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। तो मिश्र धातु का गलनांक कम होगा अपेक्षा के जिस धातु से मिलाकर वो मिश्र धातु बना है ना। आगे देखिए, हिमकारी मिश्रण माने जमावे वाला मिश्रण, आइसक्रीम वाला मिश्रण। देखिए क्या कह रहा है। हिमकारी मिश्रण, किसी ठोस को उसके द्रव्यमान पर गलने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है और उसकी गुप्त उष्मा होगी। माने मान के चलिए बर्फ है, बर्फ को गलाने के लिए उष्मा चाहिए, और जितना उष्मा चाहिए वही बर्फ के गलन के लिए गुप्त उष्मा हो गया। क्लियर है? अब देखिए, और हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। जैसे डायरेक्ट एकदम यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उदाहरण डायरेक्ट हिमकारी मिश्रण का। घर पर जो आइसक्रीम जमाते हैं लोग, घरों आइसक्रीम बना लेता है लोग, केक बना लेता है, आइसक्रीम बना लेता है, बहुत कुछ सब घर नहीं बनाता है। हाँ, तो इंग्लैंड से थोड़े आता है वो सब, तो घर ही नहीं बनाने वाला रहता है। नमक का 1 भाग और बर्फ का 3 भाग मिला देगा, बन गया आइसक्रीम। मिश्रण का ताप -22 डिग्री पर चल जाएगा, यानी कि उसका हिमांक -22 डिग्री पर हो जाएगा। तो जो 0 डिग्री पर जम रहा था और जो -22 पर जमेगा, जल्दी कौन गलेगा? 0 डिग्री वाला जल्दी गलेगा, -22 वाला जल्दी नहीं गलेगा। इसीलिए -22 वाला बेंच के चारों तरफ से आ जाएंगे तब तक ले। हाँ है समझ में? कई सजी तब तो मीठा के जगह पर नमकीन लगेगा, तब गड़बड़ाइए जाएगा। ओकरा में गिलास उलास में नमक रख के जमाता है लोग। माने एगो पात्र, जैसे मान के चलिए गिला बड़का एगो डब्बा है, ओकरा में नमक डाल दीजिए, ओकरा में गिलासवा डाल रहे हैं, गिलासवा में चीनी डालल है, समझ में? ना समझे? दोनों माने डायरेक्ट ना मिला के इनडायरेक्ट में मिला दिए हैं। चीनिया और नमकवा मिला दिए, लेकिन गिलासवा में है चीनिया और कटोरवा में है नमकवा, है समझ में?
आगे आ जाइए, जाके चेक करिएगा, बन जाएगा। वाष्पीकरण, आइए अब देखिए, ठोस, द्रव, गैस। द्रव को गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा? गैस में। और द्रव से गैस में बदलने का प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। वही वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव से वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं या वाष्पन कहते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया बात? आगे आ जाइए। अगर क्वथनांक से भी कम टेम्परेचर पर अगर पानिया वाष्प में बदल जाए, क्वथनांक 100 डिग्री, ओकरा से कम टेम्परेचर पर अगर द्रव वाष्प में बदल जाए तो उसको क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। अगर वाष्पन की क्रिया निम्न बात पर निर्भर करता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे क्वथनांक से भी कम टेम्परेचर पर अगर पानी गैस में बदल जाए 100 से कम पर, तो क्रिया क्या कहलाएगा? वाष्पन कहलाएगा। वाष्पन क्रिया निम्न बात पर निर्भर करेगा। पहला, क्वथनांक कम होना। अगर क्वथनांक जितना कम होगा, वाष्पन का क्रिया उतना ही ज्यादा होगा। क्वथनांक जितना कम, वाष्पन उतना अधिक। ध्यान रखिएगा ये बात को। एकदम उटपटा टाइप का लग रहा है, लेकिन यह सत्य है। द्रव का ताप पर, द्रव का ताप जितना ज्यादा बढ़ाइएगा, वाष्पन उतना ही अधिक होगा। बढ़ाते जाइए एकदम पूरा लो, वाष्पन उतना ही ज्यादा होगा। द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा, एगो गिलास में पानी गर्म कर रहा है 100 ग्राम, एगो आदमी कढ़ाई में 100 ग्राम पानी गर्म कर रहा है, ज्यादा वाष्पन केकरा में होगा? कढ़ाई में, एरिया ज्यादा है। तो द्रव के खुले पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वाष्पन भी क्या होगा? ज्यादा तेजी से होगा। क्लियर है? और ठंडाएबो करेगा वैसे ही। जल्दी गिलास में के दूध ठंडाएगा कि कटोरा में के? कटोरा में के। हाँ, आइए आगे। कहीं ठंडाए वाला आदमी पर डिपेंड करता है। गिलास में फूंक मार के ठंडा दिया तो तब तो पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स सब खत्म कर दीजिएगा। अब देखिए, द्रव के पृष्ठ पर भी निर्भर करता है। द्रव के पृष्ठ पर भी निर्भर करता है। द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज हो जाता है। ये क्या है सर? द्रव के पृष्ठ पर अगर वायु बदलेंगे, मान के चलिए थोड़ा थोड़ा फूंक रहे हैं, जल्दी नहीं ठंडा आएगा, लेकिन पूरा फूंक रहे एकदम तेज तेज, पंखा के नीचे रख के, जल्दी ठंडा आ जाएगा। तो वही कह रहा, द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन क्या हो जाएगा? तेज होगा। बढ़ा दीजिए वायु, आगे आ जाइए। द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना कम होता है, वाष्पन उतना ही क्या होता है? तेजी से होता है। अगर हवा का प्रेशर ज्यादा है तो वाष्पन कम होगा, प्रेशर कम है वाष्पन ज्यादा होगा। आगे आ जाइए। द्रव के पृष्ठ पर वाष्पन का दाब जितना बढ़ता जाएगा, वाष्पन की दर भी उतना घटता जाएगा। वाष्पन का जितना दाब बढ़ेगा, वाष्पन का रेट घटेगा। अगला पॉइंट देखिए, क्वथनांक। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है इसे? नियत मान के लिए, यहां डायरेक्ट, यहां से नहीं, नियत ताप पर जिस पर कोई द्रव उबल कर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, वही नियत एग्जैक्ट ताप क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। माने वह नियत ताप, माने वह एग्जैक्ट ताप जिस पर कोई पानी वाष्प में बदलने लगता है, कोई द्रव वाष्प में बदलने लगता है, तो द्रव के लिए वही टेम्परेचर जिस पर वाष्प में बदलना शुरू किया था क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। जैसे 100 डिग्री पर जैसे पानी गर्म कर रहे हैं, 100 डिग्री जैसे ही आया वाष्प में बदलने लगा, तो 100 डिग्री टेम्परेचर पानी के लिए क्या हो गया? क्वथनांक हो गया। अब दाब बढ़ाएंगे तो द्रव का क्वथनांक भी बढ़ेगा, और दाब घटाएंगे द्रव का क्वथनांक भी घटेगा। अगर दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा, इसका मतलब 100 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो जो 100 डिग्री जिसको सिंझने के लिए मिल रहा था चावल को, और 100 डिग्री से ज्यादा मिलेगा, तो जल्दी कौन सिंझेगा? ज्यादा वाला कि कम वाला? ज्यादा वाला। तो दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है, और क्वथनांक बढ़ता है तो जल्दी सिंझता है, 100 से प्लस चल जाता है। कहता कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? दाब बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ गया कुकर में
क्वथनांक बढ़ के 100 से 105 110 हो गया, तुरंत सिज गया। पहाड़ पर खाना जल्दी क्यों नहीं पकता? दाब घट गया, वहां क्वथनांक भी घट गया, 100 से कम मिल रहा है, 90 पर कहीं खुदा क्यों नहीं रहा, सिजियो नहीं रहा, नहीं। अब घुलनशील में अशुद्धि मिला देने पर भी क्वथनांक क्या होता, बढ़ जाता। अंडा बॉयल नहीं हो रहा, नमक डाल दीजिए, जल्दी बॉयल हो जाएगा। सब्जी सिंझा रहे हैं, नमक डाल दीजिए, फटाक से सिंझ जाएगा। घेवड़ा, घेवड़ा माने नेनुआ, देखिएगा ऐसे डालें कढ़ाई में, नमक मार दीजिए, ढक दीजिए, 1 मिनट में पानी छोड़ देगा ना। हाँ, झिंगनी, झिंगनी समझते हैं ना, सब हॉलैंड से हैं क्या? कितना मुड़ी डोला रहे ना। झिंगी झिंगनी एक ही बात है, नेनुआ घेवड़ा गोंगरा सब एक बात है। कोई बात नहीं, झींगा एक ही बात है। अरे भाई 20 किलोमीटर पर जैसे ही चेंज करिएगा लैंग्वेज चेंज हो जाता। कहीं भी कोई राज्य हो, चाहे प्रखंड हो, चाहे कोई जिला हो, 20 किलोमीटर पर लैंग्वेज चेंज हो जाता है ना। कहीं गोंगरा कहेगा, नेनुआ कहेगा, घेवड़ा कहेगा, कहीं भिंडी के राम तोरई कहेगा, नमक के रामरस कहेगा। रामरस। घुलनशील अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता, बढ़ जाता, ज्यादा होता, तुरंत गल जाता है एकदम फटाक से। नमक घुलनशील है ना, अशुद्धि है। कहीं की सब्जी अगर हम मान के चलिए नेनुआ का सब्जी बना रहे, उसमें बालू डाल दिए तो बालू घुलनशील अशुद्धि है। धीरे सोच समझ के डालना है कि क्या डालना है उसमें। आइए आगे। द्रव का क्वथनांक देखिए, द्रव जल है, इथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है। क्वथनांक जल का कितना होता, 100 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल का कितना होता, माने सबसे ज्यादा इस समय केकर क्वथनांक है, एगो जल का एगो इथेनॉल का, दुइयो के जरूरी है टिक लगावेला। आज ये परमाणु संरचना, परमाणु के नाम सुने हैं, परमाणु एटम नाम सुने हैं, झूठ मत बोलिएगा। परमाणु जैसे स्वतंत्र अवस्था में तत्व होता है, जैसे कार्बन, सोडियम, छोटका है ही तो समझिए एक गो है, तो स्वतंत्र है, जिसका कोई किसी से मिलने से नहीं बना, अकेला है वो, तो तत्व कहलाता है। और तत्व जो बना है परमाणु से मिलकर बना है, यानी तत्व को तोड़ेंगे। अगर ये तत्व है, कार्बन मान के चलिए तत्व है, तोड़ते गए, लास्ट में एकदम इतना छोटा तोड़ दिए कागजवा के, कार्बन के इतना छोटा तोड़ दिए, ओकरा से छोटा नहीं तोड़ पा रहे हैं, ना काट रहे हैं ब्लेड से, ना कैंची से, कुछ से, यानी सबसे छोटा कर दिए। तो तत्व का सबसे छोटा इकाई क्या हो गया, परमाणु। ये अब ऐसा ऐसा कई को छोटे छोटे मिलाते मिलाते परमाणु तत्व बन जाता है। यानी तत्व का सबसे छोटा इकाई क्या है, परमाणु है। उसे छोटा तत्व को नहीं कर सकते हैं, तो वे क्या है, परमाणु है। शुरुआत में डाल्टन महोदय कहे कि परमाणु अविभाज्य है, तत्व के इतना छोटा तोड़ दिए कि ब्लेड से कैंची से सब काट उठ दिए, ओकरा से छोटा हो ही नहीं सकता अब कुछ, इसलिए परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। सब जय जय करने लायक, अरे वाह क्या डाल्टन बात कहें। बाद में आधुनिक वैज्ञानिक है सब, रदरफोर्ड आए, नील्स बोर आए, सब कहे महाराज ऐसे कैसे कह रहे हैं आप। ये परमाणुओं के छोटे छोटे इन लोग बांट दिया, एक और तोड़ तोड़ के एकदम छोटे छोटे कर दिया, एकदम छोटे छोटे कर दिया, एकदम छोटे छोटे कर दिया, छोटे छोटे कर दिया। मतलब ये हो गया कि परमाणु भी विभाज्य बना दिया, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 भाग में बांट दिया। यानी परमाणु का कितना भाग, 3 भाग। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आधुनिक वैज्ञानिक जो थे बांट दिए इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए आगे आ जाइए, तो ये पढ़ लीजिए। देखिए अभी इसको पढ़िएगा तो कितना टफ पड़ेगा, से देखिए परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अभी सब इतना के क्या जरूरी है, समझिए कि तत्व के तोड़ते गए से छोटा नहीं कर सकते, तो ये क्या है, परमाणु है। डायरेक्ट यहाँ से परमाणु विद्युतता क्या होता, उदासीन होता। क्यों उदासीन हो रहा है, तो भाई परमाणु में प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है।
तो जितना प्रोटॉन है उतना न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, जितना प्लस उतना माइनस, तो क्या हो जाएगा? उदासीन। तब परमाणु विद्युतता क्या होता है? उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं, जितना आवेश इलेक्ट्रॉन का माइनस है उतना आवेश प्रोटॉन का प्लस है, तो प्लस माइनस बराबर हो गया, तो उदासीन हो गया, कोई आवेश ना। तो परमाणु विद्युतता क्या है? उदासीन है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश दोनों विपरीत है लेकिन बराबर है। ऐसा समझे? चलिए, तो खाली एकरा में ये सब नहीं कि स्वतंत्र अवस्था में रहता है, भाग लेता ना, खाली इतना वो समझ गए आप कि तत्व का सबसे छोटा इकाई क्या है? परमाणु है। यौगिक का सबसे छोटा इकाई अणु है। ठीक है, आइए आगे आ जाइए। अणु जैसे यौगिक है पानी H2O, तो पनिया के खत्म कर दे, एक चम्मच से आधा चम्मच से करते करते होगा से छोटा नहीं कर सकते, तो क्या है वो? अणु। तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता? माने सीधा सीधा यौगिक का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है अणु कहलाता है। यौगिक का छोटा कण क्या कहलाता? अणु कहलाता है। तत्व का छोटा कण क्या कहलाता? परमाणु कहलाता है। पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ना, आगे आ जाइए। कहीं ज्यादा जोश में नहीं ना आ जा रहे हैं जी? आगे आ जाइए, डायरेक्ट आ जाइए, कोई नहीं ये सब का। अभी हम लोग अणु परमाणु कर रहे हैं, उभार तार के चर्चा गड़बड़ा जाएगा फिर। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कौन है? डाल्टन है। कारण कि भारत में प्राचीन काल में परमाणुवाद का जनक कनाद भी तो है, इसीलिए आधुनिक परमाणुवाद का जनक कौन है? डाल्टन। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिक को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं का अनुपात में संयुक्त होता है। ये समझना जरूरी है। खाली डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है माना जाता, हो गया ना, उतना कम नहीं है। आधुनिक परमाणुवाद सिद्धांत का जनक कौन है? डाल्टन को माना जाता है। यहीं तक। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, बस। आगे आ जाइए। इसे हम लोग जब ऑलरेडी चर्चा करबे करेंगे तो काला भी यहाँ कर रहे हैं। आगे देखिए, मोल इकाई का मान। ये पूछता है क्वेश्चन, कोई पदार्थ है उसका यूनिट मोल, मोल इकाई का मान कितना होता है, यह क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट। 6.02 × 10⁻23, यही ना? आगे आ जाइए। इसको एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। डायरेक्ट कहता है कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता? पदार्थ का मोल इकाई होता, और एक मोल इकाई का मान कितना होता? तो 6.02 × 10⁻23। इसी को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसको कैपिटल एन से सूचित करते हैं। किसे? कैपिटल एन से। आगे आ जाइए। मोल संख्या और द्रव्यमान दोनों का प्रतीक होता है। मोल संख्या या द्रव्यमान का यूनिट। आगे देख लीजिए, कोई भी तत्व के मोल संख्या या मोल द्रव्यमान। 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। पदार्थ के परिमाण की मात्रा मोल है, ये बात कब स्वीकार किया गया? 1967 में। आगे आ जाइए। लोग तो मान रहे थे कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन आगे चल करके देखिए लोग कैसे तोड़ तोड़ के रख दिया। आधुनिक खोज के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि परमाणु भी विभाज्य है। मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है। डायरेक्ट कहता है कि परमाणु के 3 मौलिक कण कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन याद रखें, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन का खोज किया थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, दोनों रहे तो गोल्डस्टीन, और न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। नाच, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। अगर कहेगा प्रोटॉन का खोज कौन किया? पहला प्रायोरिटी गोल्डस्टीन, नहीं रहेगा तो रदरफोर्ड भी सही है। न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। आगे आ जाइए। लोग बांटिए दिया, कहा कि परमाणु विभाज्य है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन है, इस पर आवेश पूछेगा। ये कितना आवेश जरूरी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश है?
ई वाला से मतलब है, ई वाला माइनस वाला से ऋण आवेश। और इसका द्रव्यमान पावर जरूर याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये तो ऑलरेडी रहेगा सब में ऑप्शन में, फिर भी टोटल रखिएगा। अब खोज कौन किया इलेक्ट्रॉन का, थॉमसन या थॉमसन। प्रोटॉन पर आवेश कैसा है, देखिए जितना है आवेश इलेक्ट्रॉन पर माइनस, उतना ही आवेश है प्रोटॉन पर प्लस। इसे न परमाणु विद्युतता उदासीन है। इसका भी आवेश द्रव्यमान जरूरी है, पावर वाला जरूर याद रखिएगा, इसका भी होनी तो ही है लेकिन पावर वाला भी। खोज कौन किया, गोल्डस्टीन। नहीं रहे तो रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन देखिए इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन द्रव्यमान इसका जरूरी है, पावर भी याद रखिएगा इसके साथ साथ। खोज कौन किया, चैडविक किया 1932 में। क्लियर है, आगे आ जाइए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण कौन किया था, तेल के बूंद का प्रयोग विधि से। आगे आ जाइए। इलेक्ट्रॉन तरंग है, ये बात कौन कह रहा, डी ब्रोगली। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का खोज किया डी ब्रोगली। पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया, एंडरसन। पॉजिट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश है, तो एंटी पार्टिकल कहते हैं किसको, पॉजिट्रॉन को। किसका, इलेक्ट्रॉन का। आगे आ जाइए। सत्येंद्रनाथ बसु ने, नहीं टिक लगाइए ना। अब देखिए लगभग द्रव्यमान भी नहीं होता और आवेश भी कोई नहीं है, ना तो ऋण आवेश ना धन आवेश, कोई आवेश भी नहीं है और द्रव्यमान भी नहीं है। वो कौन कौन है, न्यूट्रिनो का खोज कौन किया, पॉली। डायरेक्ट कहेगा न्यूट्रिनो का खोज कौन किया, पॉली। ना उस पर आवेश होता ना ही द्रव्यमान होता। क्लियर है, आगे आ जाइए। डाल्टन परमाणु सिद्धांत के बारे में क्या कहा से देखिए। डाल्टन कहा कि परमाणु अविभाज्य है, विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे चल के इसको रहने दिया लोग, कहा कि ना भाई हो सकता। अब कहा कि भिन्न भिन्न तत्व में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता। ठीक है बात कह रहा, कार्बन के हाइड्रोजन के अलग अलग तत्व तो रासायनिक गुण अलग अलग है, यानी अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होता, लेकिन एक ही तत्व के परमाणु समान होता। कार्बन के सभी परमाणु समान होगा आपस में, लेकिन कार्बन का ऑक्सीजन से भिन्न होगा। तो एक ही तत्व के परमाणु समान होता, लेकिन भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न होता और रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होता है। कौन कह रहा, डाल्टन। आगे आ जाइए, जो पढ़ेंगे वही। अब देखिए रदरफोर्ड आगे आए ना, तो यह परमाणु मॉडल दिए, लेकिन ये कहे कि डाल्टन साहब को कहा कि भाई आप कहे कि ठीक है परमाणु अविभाज्य है, लेकिन आगे चल करके वैज्ञानिक लोग जो स्पष्ट कर दिया कि परमाणु विभाजित हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो लोग प्रश्न उठाने लगे कहाँ इलेक्ट्रॉन रहता, प्रोटॉन कहाँ रहता, न्यूट्रॉन कहाँ रहता, आखिर तत्व में कहाँ रहता, ये सब परमाणु में किधर रहता, प्रश्न खड़ा करने लगे। तब आए रदरफोर्ड साहब। तो रदरफोर्ड क्या किए, परमाणु का मॉडल दिया। परमाणु का क्या दिया, मॉडल दिया। बताया कि नाभिक में प्रोटॉन होता और न्यूट्रॉन होता और बाहर जो चक्कर लगाता वो इलेक्ट्रॉन होता। माने सीधा सीधा कहिए ना कि नाभिकीय परमाणु मॉडल कौन दिया है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल कौन दिया है, रदरफोर्ड। यह जरूरी है। एक पतली पत्ती पर अल्फा कणों के बौछार किया और परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। कौन, कहीं की बौछार किया माने सर, जैसे मान के चलिए एगो ले लिया ये तांबा का, चांदी का ले लिया, एगो पत्थर ले लिया, इधर से अल्फा कण छोड़ा, कुछ अल्फा कण लौट गया, कुछ अल्फा कण देखा बीच में से गया, कुछ पार कर गया, कुछ थोड़ा सा पार किया, थोड़ा सा पार भी किया, थोड़ा लौटा भी, लेकिन बीच में जो पार देखा, बीच में जो भेजा वापस सीधे सीधे लौट गया। कहा कि संपूर्ण अवस्था तो इसका यही है, इसलिए क्या है, नाभिक है।
तो वही एक पत्थर पर एक्सपेरिमेंट किया है, वो कौन किया? रदरफोर्ड। ठीक है, कि नाभिक है और नाभिक में ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, यानी नाभिकीय मॉडल परमाणु का कौन दिया? रदरफोर्ड दिया। तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। अब देखिए, इस मॉडल के अनुसार कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है, आगे देख लिए। हाँ, अब देखिए जरूरी है। रदरफोर्ड ने, जो पढ़ेंगे वही, गणना करके दिखाया कि नाभिक आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत क्या होता? कम होता। अगर परमाणु पूरा इतना बड़ा है तो नाभिक इतना बड़ा। माने सीधा सीधा कहिए, रदरफोर्ड बताया कि नाभिक आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है, माने नगण्य होता। परमाणु का त्रिज्या बताया कितना? 10 के पावर माइनस 15, सॉरी 10 के पावर माइनस 10 मीटर, या इसी को क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम। 10 के पावर माइनस 10 मीटर क्या है? परमाणु का त्रिज्या है। परमाणु इतना बड़ा है और इसका त्रिज्या इतना बड़ा, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो परमाणु का त्रिज्या 10 की पावर माइनस 10 मीटर, जबकि नाभिक का त्रिज्या यानी नाभिक छोटा है, नाभिक छोटा है ना, एकड़ त्रिज्या यानी एकड़ त्रिज्या कितना है? 10 की पावर माइनस 15 मीटर, या एक फर्मी। फर्मी कहिए या इतना कहिए, सीधा सीधा कहना चाह रहा है कि रदरफोर्ड गणना करके दिखाया कि नाभिक का जो आयतन है परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत ही कम है, नगण्य है, न है। यानी परमाणु छोटा है कि नाभिक छोटा है? नाभिक छोटा है, यानी परमाणु में नाभिक है, नाभिक में परमाणु नहीं है, याद रखना। तो परमाणु का त्रिज्या 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ये एंगस्ट्रम कह सकते हैं, जबकि नाभिक का त्रिज्या 10 की पावर माइनस 15 मीटर, माइनस 15 छोटा है ना नाभिक का त्रिज्या, यानी फर्मी कह सकते हैं। कौन दिया? रदरफोर्ड। आगे आ जाइए। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, जिन्हें क्या कहा? कक्ष कहा। तेजी से इलेक्ट्रॉन घूमता है, यह कह रहा है रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन और नाभिक, आखिर इलेक्ट्रॉन भाग क्यों नहीं रहा, पलायन क्यों नहीं कर रहा? तो आपस में आकर्षण स्थिर विद्युत बल द्वारा बंधे होता है, इसी इलेक्ट्रॉन पलायन नहीं कर रहा। कौन बल के कारण? स्थिर विद्युत बल के कारण। क्लियर है? आगे आ जाइए। लेकिन रदरफोर्ड के बारे में भी लोग गलत गलत ठहरा दिए कि आप तो कह दिए, तो बताइए न्यूट्रॉन किधर है, प्रोटॉन किधर है, इलेक्ट्रॉन किधर है, वो सबका जगह बताइए। कि आप कह रहे हैं कि कक्षा में घूमता है ये, तो कौन कक्षा में घूमेगा? कक्षा तो बहुते है। तो कहे कि चलो कोई बात नहीं, चुप रहने दो, माने ज्यादा कुछ ही विशेष नहीं बता पाए। फिर तो फिर आगे बोर ब्यूरो योजना देंगे, नील्स बोर, वो एग्जैक्ट बताएंगे कि नाभिक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता, सबका अपना कक्षा होता है। आगे जा करके नील्स बोर बोर ब्यूरो योजना में एकदम स्पष्ट बताएंगे परमाणु के बारे में कि कौन कक्षा में कौन होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, सब। माने रदरफोर्ड भी उतना स्पष्ट, लेकिन तब वो सबको नोबेल प्राइज मिल गया है, लोकल आदमी थोड़े है भाई। अनहरा राज्य में काना राजा नहीं रहेगा। जिस समय किसी को पता भी नहीं है कि परमाणु क्या है, उस समय परमाणु के बारे में कह दिया तो जनक पिताजी हो गए, हो जो सिद्धांत दे दिया, तो जाहिर सी बात है। तो रदरफोर्ड के दोष है। अब बताइए, उतना खूबी पढ़े तो इतना इंसल्ट काहे ला करे झूठों के? दोस्त ना पढ़ेंगे क्या? फिर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में परमाणु की स्थायित्व की कौन कहाँ कहाँ रहेगा व्याख्या नहीं कर पाया, एक बात दोष आया। दूसरा दोष क्या आया? तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में भी कुछ वर्णन नहीं कर पाया। कौन? रदरफोर्ड। आगे जाके अफबाऊ आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना देंगे। अर्थात इसे यह पता नहीं चल पाया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और इनकी ऊर्जा क्या है, कहां से ऊर्जा आ रहा है, स्पष्ट नहीं कर पाया। कौन? ये उसका दोष रहा। तो आगे जो वैज्ञानिक आएंगे इससे परे सोचेंगे, इसके आगे सोचेंगे। चंद्रयान अगर प्रथम लॉन्च हो गया तो चंद्रयान 2 के बारे में न सोचेंगे, तो कर कमी के दूर करते रहेंगे। आइए, तो 3 के बारे में सोचेंगे 2 लॉन्च हो गया तो
आइए, बड़ा सब जीएस के तगड़ा है जी। आइए परमाणु क्रमांक। अब जिस तत्व के परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन उपस्थित रहेगा वही क्या कहलाता? परमाणु संख्या। यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। अब द्रव्यमान संख्या देखिए, जिस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दोनों का योगफल द्रव्यमान संख्या कहलाता है, यही ना। अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आज ये कक्षा नाभि के चारों ओर वृत्ताकार पथ के कक्षा या सेल कहते हैं। कक्षा की संख्या कितना है? 7। कक्षा को किसे सूचित करते हैं? KLMNOPQ सूचित किया जाता है। नाभि के सबसे नजदीक वाला कक्षा कौन है? K है। यानी कक्षा का ऊर्जा का क्रम, तो सबसे निकट वाला में नाभि के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें? K। और सबसे कम ऊर्जा किसमें? KLMNOPQ। कक्षा का ऊर्जा, हाँ, सबसे ज्यादा क्यू में। जितना निकट है उतना कम है और जितना दूर है उतना ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें? क्यू में। और देखा, जिधर मुंह खड़ा उधर समझिए बड़ा, तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें? क्यू में। यानी ज्यो जो नाभिक से दूरी बढ़ते जाएगा ऊर्जा स्तर भी बढ़ जाता है। सबसे दूरी कौन है? जैसे मान के चलिए ये नाभिक है, 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा ऐसे है। सबसे निकट के होगा कि क्यू होगा? ये सही लिखे हैं, सपोज करिए डॉट डॉट सही लिखा हुआ है। हाँ, तो ज्यो जो दूरी बढ़ेगा ऊर्जा स्तर भी क्या होता? बढ़ते जाता। सबसे निकट वाला के पास ऊर्जा सबसे कम होता। अब देखिए बोर ब्यूरी योजना देखिए, परमाणु के बारे में नील्स बोर क्या कह रहे हैं इसे देखिए। नील्स बोर क्या कह रहे हैं, एकदम स्ट्रक्चर दे रहे हैं इसे देखिए। बोर ब्यूरी योजना के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 2n² के बराबर होती है। कारण कि रदरफोर्ड ये स्पष्ट नहीं कर पाया था कि कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वो साइलेंट हो गया था, संख्या नहीं स्पष्ट कर पाया था। और नील्स बोर आए तो बोर ब्यूरी योजना दिए, ये स्पष्ट किए कि कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बराबर होता है। जहां n क्या है? कक्षा की संख्या। कहेगा दूसरा कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 × दूसरा माने n, ये ना है 2 के स्क्वायर। दूसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 8। तीसरा कक्षा में तो 2 × 3 के स्क्वायर। समझ में आया? n का है तो कक्षा की संख्या। एक बात स्पष्ट कौन किया? नील्स बोर महोदय। परमाणु के बारे में एकदम नोच नोच के बढ़ा दिया लोग, इतना लेके चला गया। परमाणु से PhD कर लिया लोग, देख रहे हैं। आगे आ जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं बोर ब्यूरी योजना में, देखिए और क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं यदि इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में, अपना फिक्स कक्षा में अगर नाभि के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर अपना ही कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उससे ऊर्जा में कोई परिवर्तन। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से दूर कक्षा में चला गया चाहता है और ऊर्जा ग्रहण करेगी, तो ठीक इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉन दूर वाली कक्षा में, नजदीक वाली कक्षा में, केंद्र की ओर नजदीक वाली कक्षा में आना चाहता है तो ऊर्जा का त्याग करेगी। मन्ने सर, दूर जाएगा तो ऊर्जा ग्रहण करेगा, ज्यादा मिल रहा है, और नजदीक आएगा तो, जैसे मान के चलिए यह कक्षा है, अगर यहां से कोई नाभिक की ओर आना चाहता है तो ऊर्जा को त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा? यहां कम है तो कम एडजस्ट करेगा ना जी। अगर दूर जाएगा तो ऊर्जा क्या करेगा? ग्रहण करेगा। है समझ में? अगर निश्चित कक्षा में अपना चक्कर लगा रहा है एकरे में एकरे में तो कोई परिवर्तन। लेकिन अगर नाभिक से दूर जाएगा तो ऊर्जा क्या करेगा? ग्रहण करेगा, अपना क्लाइमेट के हिसाब से सेट करेगा। समझिए डार्विन के अनुसार, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा जो नेचर के अनुकूल होगा। हवा आ रहा है, हल्का सिर झुका लीजिए, हवा पार हो जाएगा, ऐसे कर ले रहिएगा, नरेटी ले ले उड़ जाएगा ना। तो वही बात है, मतलब कि अगर नाभिक से दूर जाएगा कक्षा में, ज्यो जो नाभिक से दूर कक्षा की ओर जाएगा तो ऊर्जा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और ज्यो जो निकट आएगा ऊर्जा त्याग करेगा। है समझ में? ये बात एकदम स्पष्ट कर दिए। कौन कर दिए? बोर ब्यूरी योजना में स्पष्ट किए नील्स बोर। आगे आ जाए उप कक्षा। प्रत्येक कक्षा की
कई उप कक्षा होती है जिसको एसपीडीएफ कहते हैं। के क्या है? कक्षा है। इसका उपकक्षा कौन? एस। एल के लिए एसपी, एम के लिए एसपीडी, एन के लिए एसपीडीएफ। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वो काम आएगा। एस कक्षा में माने के कक्षा है, उप कक्षा एस है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। और एल में कितना? आइसो आप नहीं कर सकते हैं 2n², नहीं कर सकते ऐसे जी। क्या को रह सकता है? 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 6। एम में एसपीडीएफ कितना? तो कम आई 1 2 तीसरा कक्षा ना, तो 3 3 9 2 18, तो अधिकतम कितना? 18, 2 6 10। आ रहा समझ में? आगे देखिए, एन है अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? 32। एसपीडीएफ 4 उप कक्षा है इसका, कौन कौन? 2 6 10 14, यानी कि एफ में कितना होगा? 14, डी में कितना होगा? 10, और पी में कितना होगा? 6, एस में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। मैंने एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन का एकदम स्पष्ट कर दिया ही नील्स बोर महोदय। आगे अब बहुत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देंगे। ऐसे थोड़े होगा, ये छोड़ देना। क्वांटम संख्या आ जाइए डायरेक्ट। क्वांटम संख्या का खोज, क्वांटम कौन खोज किया? मैक्स प्लांक। खाली याद रखना, क्वांटम संख्या का खोज किया मैक्स प्लांक, इतना ही खाली। कारण कि परमाणु में बहुत ज्यादा ले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्वांटम का खोज कौन किया? मैक्स प्लांक। ज्यादा ले जाएंगे तो सब गड़बड़ाएगा फिर। कौन क्वांट, कौन कौन क्वांट, चक्रण क्वांट, तकरण क्वांट छोड़िए। पाउली का अपवर्जन, डायरेक्ट कहीं अपवर्जन का नियम कौन दिया? पाउली। बोर बीरी योजना तक बहुत महत्वपूर्ण था, वो महत्वपूर्ण आप पढ़ चुके। हुंड का नियम कौन दिया? हुंड दिया है। अधिकतम बहुलता का नियम डायरेक्ट पूछता है, अधिकतम बहुलता का नियम कौन दिया? माने अधिकतम एक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम बहुलता का नियम कौन दिया? तो हुंड दिया, डायरेक्ट है ना, दिया है खाली। अनिश्चितता का सिद्धांत कौन दिया? हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग दिया। अब बाउ डायरेक्ट कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम कौन दिया? आगे आ जाइए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बढ़ते क्रम में सजाया है कौन? अब बाउ। अब बताइए, ज्यादा ऊर्जा एस के पास है कि ज्यादा ऊर्जा एफ के पास है? किसके पास? एफ के पास। जाहिर सी बात है, ज्यादा उपकक्षा उसके पास है, यानी कि ज्यादा कक्षा के पास होगा वो, तभी ना ज्यादा उपकक्षा उसके पास है। एगो कक्षा के पास तो एक ना उपकक्षा है पहला के पास, तो लास्ट वाला के पास तो ज्यादा उपकक्षा है, यानी ज्यादा ऊर्जा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। आइए समस्थानिक। समस्थानिक देखिए, आइसोटोप अंग्रेजी में। परमाणु संख्या समान हो, कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न है, क्या कहलाता? समस्थानिक कहते हैं। यानी परमाणु संख्या समान है, इसको कह सकते कि प्रोटॉन की संख्या समान है। प्रोटॉन की संख्या समान है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, तभी ना द्रव्यमान संख्या भिन्न हुआ। कारण कि आप जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या समान है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न होने के कारण क्या? न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न। कारण कि परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या तो समान है, तो प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न, तो समस्थानिक। ये परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, तो समस्थानिक, यही ना समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। क्लियर है? जैसे हाइड्रोजन आ जाइए। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है, यानी परमाणु संख्या 1 है। जैसे प्रोटियम एगो परमाणु संख्या। बाकी हाइड्रोजन में 2 समस्थानिक होते हैं। ऐसे हाइड्रोजन का टोटल मिला के क्या समस्थानिक है? 3। एगो प्रोटियम हो गया, दूसरा ड्यूट्रियम हो गया और तीसरा ट्राइटियम हो गया। अब कोई सर जी क्या क्या है, सब परमाणु संख्या तो सबके समान बोले हैं। देखिए फिर से समझिए, हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है? 3 गो समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। अब देखिए प्रोटियम के पास परमाणु संख्या कितना है? 1 है। और ड्यूट्रियम के पास परमाणु संख्या कितना है? अरे भाई 1 है ना होगा। परमाणु संख्या 1 है ड्यूट्रियम के पास, ड्यूट्रियम का परमाणु संख्या 1 है।
परमाणु संख्या एक है और ट्राइटियम के पास भी परमाणु संख्या क्या है, एक है। तो परमाणु संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखिए भिन्न है। द्रव्यमान संख्या कहाँ है, यहाँ एक। द्रव्यमान संख्या कितना है इसका, दो। इसका द्रव्यमान संख्या कितना है। इसका मतलब ये है कि परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है। तो समस्थानिक यानी कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम क्या है, समस्थानिक है। इसका मतलब है कि प्रोटियम के पास द्रव्यमान संख्या एक है, परमाणु संख्या, इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या के पास नहीं होगा, जीरो होगा। अब देखिए इसके पास दो क्यों आया द्रव्यमान संख्या, इसके पास दो क्यों आया, यानी कि इसके पास न्यूट्रॉन की संख्या एक रहा होगा। इसके पास तीन क्यों आया द्रव्यमान संख्या, दो इसके पास न्यूट्रॉन की संख्या रहा होगा। तब है ना, हर कंडीशन में परमाणु संख्या एक है, दो जोड़ेंगे तब ना तीन आएगा, एक जोड़ेंगे तब ना दो आएगा। परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या दो आ रहा है कब, जब एक परमाणु संख्या तो ऑलरेडी है तो एक द्रव्यमान न्यूट्रॉन की संख्या होगा तब है ना द्रव्यमान आ रहा दो। परमाणु संख्या एक है, इसका मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या दो रहा होगा तब ना आ रहा होगा तीन। तो परमाणु संख्या समय समान है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। आ समझ में, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। द्रव्यमान भिन्न होने का कारण क्या हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न। एक में प्रोटॉन में एक है, यानी कहने का मतलब प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन कितना, दो होता है। केकरा में प्रोटॉन एक और न्यूट्रॉन दो है, ट्राइटियम में। ट्राइटियम में एक प्रोटॉन है और दो क्या है, न्यूट्रॉन है। अब प्रोटियम में देखिए, प्रोटियम में देख लिए क्या ऐसे, प्रोटियम में तो एक है ना, खाली एक परमाणु संख्या है और न्यूट्रॉन क्या होगा, जीरो, कारण कि द्रव्यमान संख्या एक है, तो एक प्लस जीरो बराबर एक। अब देखिए ड्यूट्रियम है, तो ड्यूट्रियम में द्रव्यमान संख्या दो है, इसका परमाणु संख्या एक है, तो द्रव्यमान संख्या दो होने का कारण क्या है, तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो एक प्लस एक जोड़े होंगे तब ना दो आया होगा। हाँ, जिसमें एक प्रोटॉन है और एक क्या है, न्यूट्रॉन है। केकरा में, ड्यूट्रियम में, जबकि प्रोटियम में जीरो न्यूट्रॉन है, ये ना क्लियर हो गया। आइए आगे। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, ट्राइटियम कहता है कि हाइड्रोजन का कौन समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय गुण प्रदर्शित करता है, ट्राइटियम। ये ट्राइटियम बीटा उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, बीटा। आगे आ जाइए, यह पृथ्वी ना खाली याद रखना है कि एकमात्र हाइड्रोजन ऐसा है जिसका अलग अलग समस्थानिक अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो ट्राइटियम है हाइड्रोजन का समस्थानिक जो रेडियो सक्रिय गुण प्रदर्शित करता है। दो क्वेश्चन आपको अपना मन से चिपका लेना है। आगे आ जाइए, अब एक में एक और पॉइंट क्या है देखिए, करा के रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार करता है, चाहे चार गो समस्थानिक रहता तब वो, दो गो रहता तब वो, एक गो रहता तब वो, सब समस्थानिक एक सा व्यवहार करता है, लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। कह सकते हैं कि समस्थानिक के रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न होता है। आगे आ जाइए, इसका उपयोग कहाँ से देखिए, बहुत ही उपयोग है। देखिए यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं जी, पहले तो चट्टान के आयु ज्ञात करने में वो ईंधन के रूप में नहीं करते हैं आपके रिएक्टर में। आगे देख लिए, सोडियम 24 समस्थानिक का उपयोग रक्त के थक्का पता लगाने में, कोबाल्ट 60 का भी उपयोग करते हैं कैंसर के इलाज में, आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल करते हैं ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर पता करने में, आयोडीन का कोई रहे तो थायराइड ग्रंथि को उपचार में, सब चीज ना, लोहा एनीमिया रोग पता लगाने में। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है, पोलोनियम। आ जाइए संभारिक, अभी गर्मे गर्म है, पढ़िए लीजिए संभारिक आइए, अभी गरम गरम है, दो रोटी और सेंक लेंगे, क्या दिक्कत है अभी नहीं बजा कुछ, ऐसे मत कहिए। अब देखिए समान परमाणु दरमाने रहेगा। अब दरमाने संख्या समान है परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु संख्या भिन्न है और द्रव्यमान संख्या समान है, तो क्या कहलाएगा, समहारी कहलाएगा। इसे बार कहते हैं। जैसे देखिए आर्गन है, क्या है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सबका द्रव्यमान संख्या क्या क्या है, द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु संख्या 18 है, 19 है, 20 है, तो परमाणु संख्या भिन्न है, द्रव्यमान संख्या समान है, तो क्या है सब समहारिक। आगे जाइए, सम न्यूट्रॉनिक आ जाइए। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या भिन्न रहा होगा, प्रोटॉन की संख्या भिन्न है तभी ना परमाणु संख्या भिन्न है। सम न्यूट्रॉनिक, जिन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं।
बस खाली कहते हैं जरूरी है। सम इलेक्ट्रॉनिक, जिन आयनों में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर समान हो तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। बस खाली कहते हैं। हाँ, आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्लियर है? गैसों का आचरण कर लीजिए थोड़ा सा खाली। अई स्लाइड देखिए तो सही, थोड़ा सा ही स्लाइड है बाबू, ना भैया ना कैसे करते हैं आप लोग, देख लीजिए। एकदम छोटा सा है, बॉयल का नियम, खाली डायरेक्ट याद रखना कि स्थिर ताप, खाली स्थिर ताप बॉयल का नियम। बॉयल का नियम में स्थिर क्या होता है? ताप होता है। बस खाली याद रखना है। तो स्थिर ताप पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना नहीं याद करना, खाली याद करना कि बॉयल के नियम में स्थिर क्या होता है? ताप होता है। बस चार्ल्स का नियम में स्थिर क्या होता है? दाब होता है। खाली ये ला जरूरी है। अब देखिए बाकी परम शून्य ताप ऐसे करते हैं आप लोग, ऐसे ना करिए, पढ़ लीजिए, आप ही लोग जान है परान है, ऐसे करिएगा। परम शून्य ताप देखिए, ऐसे सैद्धांतिक रूप से तो न्यूनतम संभव ताप कितना है? इससे कम संभव नहीं, इसी को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। इसी ताप पर सभी गैसों का आयतन क्या हो जाता? शून्य हो जाता। एवोगाड्रो नियम, कुछ नहीं जरूरी है, एवोगाड्रो नियम छोड़ दीजिए। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। नोट टिक लगा लीजिए। एक अवस्था समीकरण यो कहता है इला पीवी बराबर एनआरटी, खाली फॉर्मूला याद रखिएगा। पीवी बराबर आदर्श गैस समीकरण या अवस्था समीकरण, पीवी बराबर एनआरटी। गैसों का विसरण आइए, बस ये स्लाइड लास्ट है तो विसरण मत करिए। ग्राम का गैसीय विसरण, गैसों का विसरण नियम कौन दिया? ग्राम। गैसों का विसरण नियम कौन दिया? ग्राम। बस कहानी खत्म। हाइड्रोजन गैस की विसरण, हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस की विसरण की गति से क्या होता? खाली अधिक होता ही जरूरी है आपको। ठीक है, रखा जाए इतना ही, आगे की चर्चा अगला क्लास में।